चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण समाप्त हुआ, अब देखेंगे इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण एक लंबी प्रक्रिया है जिसे हम निम्न बिंदुओं में समझेंगे, यानी कि पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे, तभी हम लोग इटली के एकीकरण को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो पहले बिंदु में हम लोग देखते हैं कि इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य के रूप में बिखरा हुआ था। यानी कि जो इटली था बच्चों, ये एक जगह नहीं स्थित था, और वो जो था वो कई राज्यों में बिखरा हुआ था। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक राज्य था सार्डिनिया। क्या नाम था? सार्डिनिया पीडमांट, जहाँ एक इतावली राजघराने का शासन था। वहाँ पे सार्डिनिया एक जगह था, सार्डिनिया पीडमांट एक जगह थी जहाँ पर जो क्या कहते हैं शासन हुआ करता था, वो इतावली राजघराने द्वारा ही शासन हुआ करता था। अर्थात बच्चों, इटली की जो भाषा बोली जाती थी, इटली की भाषा जो है वो क्या, मतलब कि वहाँ पे जो है वो इटालियन भाषा बोली जाती होगी, और उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग नामक शासकों के अधीन था। मध्य क्षेत्रों पर पोप का शासन था, यानी जो बीच में जो राष्ट्र था, बीच में जो इटली का राज्य था, वो पोप के द्वारा शासन किया जाता था। ठीक है, मध्य क्षेत्रों में पोप का शासन था, और दक्षिण क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको एक चित्र दर्शाया हुआ है, ये पूरा का गोला आप समझ लीजिए, ये एक इटली है, और इटली का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी जो भाग है ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग, ठीक है, ये क्या कहते हैं हैब्सबर्ग नामक शासकों के अधीन था, यानी कि उनके द्वारा शासन किया जाता था यहाँ पे। और जो बीच वाला जो पार्ट था बच्चों इटली का, ये पोप द्वारा शासन किया जाता था, तथा जो दक्षिण क्षेत्र था यानी स्पेन के बुर्बो द्वारा राज्य किया जाता था यहाँ पे। इतावली भाषा ने भी साझा रूप प्राप्त नहीं किया था, यानी इतावली जो भाषा थी, यानी इटालियन जो भाषा थी, यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्या उत्तरी, मध्य और दक्षिण तीनों जगह एक जैसी भाषा नहीं बोली जाती थी, अर्थात हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जा रही थी। और इटली जो थी बच्चों, जो इटालियन भाषा थी, तीनों जगह 3 भाग थे, यानी 7 राज्यों में अलग अलग तरीके की भाषा बोली जा रही थी, और लेकिन वहाँ की जो भाषा क्या थी? इतावली भाषा थी, अर्थात हर राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जा रही थी। और इटली एकीकृत नहीं था, और इटली का एकीकरण नहीं हुआ था, यानी कि एक राज्य नहीं था, एक राष्ट्र राज्य नहीं था। इटली के एकीकरण के लिए बच्चों मैत्सिनी, गैरीबाल्ड, कावुर और विक्टर इमैनुअल ने अथक प्रयत्न किए, बहुत कोशिश करी इटली के एकीकरण के लिए। मैत्सिनी को इटली की एकता का पैगंबर कहा गया, गैरीबाल्डी को इटली की सेना का संगठनकर्ता कहा गया, कावुर को कुशल राजनीतिज्ञ कहा गया, और विक्टर इमैनुअल को इटली का भाग्य विधाता कहा गया। बच्चों, इसमें से 4 1 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं कि मैत्सिनी को क्या कहा गया इटली का, गैरीबाल्डी को क्या कहा गया, काबूर को क्या कहा गया, इमैनुअल को क्या कहा गया। फिर बच्चों देखते हैं कि 1830 के दशक में जूसेपे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया, और इन चारों में सबसे ज़्यादा तो प्रयास किया था बच्चों वो जूसेपे मैत्सिनी ने किया था। उसने 1832 में यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया था। आप पहले पढ़ चुके हैं कि यंग इटली का जो गुप्त संगठन है कि कब स्थापित हुआ है, 1832 में हुआ है। किसके द्वारा स्थापित हुआ? जूसेपे मैत्सिनी के द्वारा। तो जूसेपे मैत्सिनी ने 2 बार प्रयास किया, 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, लेकिन जो क्रांतिकारी विद्रोह हुए थे 1831 में और दूसरा हुआ था 1848 में, दोनों क्रांतियां जो हैं वो क्या कहते हैं असफल रहीं, और उनके कारण इतावली राज्यों में एक बिखराव आ गया, वो एक जैसे नहीं हुए, एकीकृत नहीं हुए। इन राज्यों को जोड़ने के लिए सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे आए। ठीक है, आगे आए यानी कि जो विक्टर इमैनुअल था बच्चों, इसने क्या किया था, जो कि क्या कहते हैं कि सार्डिनिया पीडमांट का जो शासक था, कौन था, क्या नाम था, विक्टर इमैनुअल। इसने सबको एकीकृत करने की कोशिश करी, तथा अर्थात इन राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी विक्टर इमैनुअल सेकंड ने आ गई।
विक्टर इमैनुअल सेकंड पर आ गई थी बच्चों। ठीक, अभिजात वर्ग, यानी अभिजात वर्ग कौन है यहाँ पे? धनी वर्ग जो हैं वो कैसे अभिजात वर्ग हैं। अभिजात वर्ग भी इटली का एकीकरण चाहता था, लेकिन जो धनी वर्ग था वो भी चाहता था कि इटली एक हो जाए। सार्डिनिया पीडमांट के प्रधानमंत्री कावुर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। और जो कावुर थे, क्या कहते हैं, जो प्रधानमंत्री थे कहाँ के? सार्डिनिया पीडमांट के, उन्होंने भी बहुत प्रयत्न किया कि इटली जो है एकीकृत हो जाए, और इसलिए उन्होंने उसका नेतृत्व भी किया जो वहाँ पे आंदोलन हो रहे थे। कावुर ना तो एक क्रांतिकारी थे और ना ही वे जनतंत्र में विश्वास रखते थे, वे केवल आंदोलन का साथ देना चाहते थे। कावुर ने फ्रांस और सार्डिनिया पीडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि की, यानी कि उन्होंने एक जो दोनों के बीच में संधि हुई है, सार्डिनिया पीडमांट के बीच में और कावुर के बीच, कावुर ने फ्रांस और किसके बीच में? फ्रांस के बीच में और सार्डिनिया पीडमांट, जो उन किस यहाँ का राजा कौन था? कावुर था। तो फ्रांस और सार्डिनिया पीडमांट के बीच में एक संधि हुई। ठीक, कावुर के कारण 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। दो सार्डिनिया पीडमांट था, उसने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। ठीक है, इस युद्ध में ऑस्ट्रिया यानी कि ऊपर वाला जो भाग था, यानी कि उत्तरी भाग था, वो परास्त हो गया। इस युद्ध में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया था। अब उत्तरी भाग इटली में आ गया था, जो उत्तरी भाग था वो अब इटली में आ गया था, तथा मध्य भाग भी पोप ने स्वयं इटली को दे दिया। और डर करके जो पोप जो था, मध्य जो इटली था, जो राजा था पोप, उसने अपने आप को समर्थन दे दिया था इटली में, अपने आप ही वो आके जुड़ गया था। अब बचा बच्चों साउथ यानी कि दक्षिण क्षेत्र। नियमित सैनिकों के अलावा जूसेपे गैरीबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में भाग लिया। और यहाँ पे जूसेपे जो गैरीबाल्डी था, इसने आगे की नेतृत्व किया सेना का, और स्वयंसेवकों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1860 में दक्षिण इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों से सार्डिनिया पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। अब क्या हुआ? जो दक्षिण इटली था वह 2 सिसिलियों के राज्यों से, जो सार्डिनिया पीडमांट था, उसके जो सैनिक थे वहाँ से प्रवेश किए, अंदर घुसे। यहाँ पर उन्होंने स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे, और वहाँ के जो स्थानीय क्या कहते हैं किसान थे, उन्होंने उनका साथ दिया। कहाँ के? क्या कहते हैं, दक्षिण इटली और सिसिलियों के जो एक राज्य था। ठीक, और आखिर में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को 1861 में एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया, और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। और जो विक्टर इमैनुअल था बच्चों, उसने क्या किया? 1861 में उसको जो एकीकृत इटली बन गया था उसका राजा जो है बना दिया गया था। और लेकिन पूर्ण रूप से जो एकीकरण हुआ है बच्चों 1870 में हुआ था इटली का। ठीक है, एकीकरण यानी कब हुआ है? तो 1870 में इटली का एकीकरण हुआ था। तो यहाँ बच्चों आपका जो इटली का एकीकरण समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए। अगर कोई भी दिक्कत हो बच्चों समझने में, तो आप कृपया करके ग्रुप में डाल के पूछें। धन्यवाद बच्चों आज की क्लास के लिए।